Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the Nernst equation. Okay, so देखिए हमने जो पीछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमने सारे कैलकुलेट करे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमने बनाई थी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेकर हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को कैलकुलेट आउट किया था, है ना। अब वो जो हमने कैलकुलेट करा था वो एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पर लेके किया था, एज यू नो, है ना। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हमने लिया था उसे, फिर हमने कैलकुलेट आउट किया था। अब जैसे आपका टेम्परेचर था वो 298 केल्विन था, आपका प्रेशर 1 atm था, ओके आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी इलेक्ट्रोलाइट की। तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने ली थी कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर एंड योर कंसंट्रेशन, उन सब की कुछ ना कुछ क्या थी, स्टैंडर्ड कंडीशंस थी, है ना। येस और नो, ओके। लेकिन अगर वो कंडीशन से थोड़ा सा डेविएशन हो कि वो अब कंडीशंस हम वो ना लेके चलें कि आपका जो प्रेशर है वो 1 atm है या आपका कंसंट्रेशन 1 मोलर है इलेक्ट्रोलाइट का, अगर वो कंसंट्रेशंस ना हो तो जो पोटेंशियल्स होंगे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स में वो भी क्या होगा, चेंज होंगे। इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। तो वही इक्वेशन है जो हमारे को क्या बताती है कि जो चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट बताती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। कि अगर आप क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर एट ए गिवन टेम्परेचर। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, जो इसके साथ क्या करती है, डील करती है। क्लियर? So this equation tells us the effect of the change of the concentration of the electrolyte solution upon the electrode potential at a given temperature. ठीक है। अब देखो at 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे आप क्या बोल रहे थे कि द पोटेंशियल इज नोन एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब आपका टेम्परेचर क्या था, 298 केल्विन था आपका, और जब आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर थी तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो सेल की वर्किंग है change होगी, so the potential will also change, but the concentration changes the working of the cell, so the potential also gets changed. तो अब उस इक्वेशन को हम स्टडी करने वाले हैं जो कि हमारी कौन सी है, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए हमारी नर्स्ट इक्वेशन कौन सी है। देखिए एक तरह से हम डेराइव करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को, देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे आता है आपका नर्स्ट इक्वेशन का। क्लियर? तो देखिए जो आपकी नर्स्ट इक्वेशन है वो होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 बाय एन लॉग पी बाय आर, दैट इज योर नर्स्ट इक्वेशन। अब ये नर्स्ट इक्वेशन आई कहाँ से और कैसे आई ये नर्स्ट इक्वेशन, हम उसको देखते हैं पहले। तो देखिए कहाँ से आ रही है आपकी नर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, स्टार्टिंग विद योर थर्मोडायनामिक्स। आप क्लास 11 में थर्मोडायनामिक्स पढ़कर आ चुके हैं, तो थर्मोडायनामिक्स से स्टडी कर रहे हैं इसको। वहाँ पर आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। आपको ध्यान होगी इक्वेशन, अगर नहीं है तो यू कैन सी फ्रॉम योर थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब देखिए आर टी एल एन आपका क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम। अब आप एल एन को जब चेंज करेंगे लॉग के अंदर तो आगे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.30 से, 303 से। जब आप एल एन को लॉग में चेंज करते हैं हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? सो देखो डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, इतनी हो जाएगा आपके बाद। ठीक है, अब देखिए फ्री एनर्जी इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फ्री एनर्जी क्या है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ भी आपने स्टडी कर रखी है, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टडी कर रखी है और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी स्टडी कर रखी है। एक्सटेंसिव में जो मास पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव में जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। सो आपकी फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो इट्स वैल्यू फॉर अ गिवन सब्सटेंस, इसकी जो वैल्यू होगी आपकी डेल जी की वैल्यू जो होगी, फ्री एनर्जी की वैल्यू होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, कंसनट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस पे। किस पे डिपेंड करेगी, वो कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या टर्म्स हैं आपके, डेल जी क्या है, आपका डेल जी नोट क्या है, उसको हम एक बार देख लेते हैं, है ना। देखो डेल जी इज योर गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के ऊपर आपकी गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है उसे आप क्या बोलते हैं, डेल जी। डेल जी नॉट, अब मैं आपको नॉट बहुत बार बता चुकी हूँ, नॉट जब भी ऊपर लगता है तो मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए लगता है। नॉट कब लगता है, जब कंडीशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड होती हैं, है ना, एसटीपी कंडीशंस हो तो इट इज़ द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट योर स्टैंडर्ड कंडीशंस। नाउ आर, व्हाट इज आर,
आर इज़ योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी आपको पता है। इसकी अगर आप देखिए तो बहुत सारी यूनिट के फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है, बट हम कौन से देख रहे हैं सर, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाली, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। नाउ व्हाट इज योर क्यू हियर, क्यू इज योर रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्यू इज योर रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड इट इज़ द रेशियो टू द प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का क्या होता है, आपका रेशियो होता है, एंड टी इज़ योर व्हाट, टेम्परेचर। टी आपका यहाँ पर क्या, टेम्परेचर है। क्लियर आपको इतनी बात, तो हमने इक्वेशन देख ली। अब इस इक्वेशन से आगे हम कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल derive this equation, Nernst equation, E cell equals to E node cell minus 0.0591 by n log P by R. ओके, सो देखिए आगे कैसे चलते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए एक बात आपको पता होगी कि यूजफुल वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। जो भी सेल से यूजफुल वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के। अच्छा मैं आपको एक सिंपल से बात बताऊं कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपके पास कुछ जो एनर्जी प्रेजेंट है वो आपकी कम होने वाली है। जो आपके पास फ्री एनर्जी कुछ प्रेजेंट है, जो भी हमारे पास फ्री एनर्जी होती है वो काम करने के लिए तो यूटिलाइज होती है ना, और जब भी हम काम करते हैं हमारी वो फ्री एनर्जी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ऐसा तो नहीं है ना कि काम करने के बाद आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, तो आपके काम करने के बाद एनर्जी कम होती है, फिर इसलिए आपको क्या लेना पड़ता है, आप खाना खाते हैं ताकि फिर से आपके अंदर एनर्जी आए, है ना, तो फिर से आप वर्क कर सकें। तो अब जनरल से आप कंपेयर करें कि जब भी आप वर्क, कोई भी काइंड का वर्क होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर हम कौन सा बात करें, सेल की बात कर रहे हैं। जो आपका सेल है अगर वो यूजफुल वर्क डन कर रहा है तो वो किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी की। उसकी जो सेल की गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा यूजफुल वर्क डन को मैं क्या लिख सकती हूँ, डब्ल्यू यूजफुल, क्या लिख सकती हूँ उसको, डब्ल्यू यूजफुल लिख सकती हूँ। और डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी को क्या लिख, डिक्रीज के लिए देखो साइन इज और नेगेटिव, जस्ट फॉर डिक्रीज दिस साइन इज नेगेटिव, और गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है तो क्या हो जाएगा, डेल जी। सो आपको क्या बन गया, डब्ल्यू यूजफुल इज इक्वल टू माइनस का डेल जी, डब्ल्यू यूजफुल इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, माइनस का डेल जी। क्लियर आपको इतनी बात। अब उसके बाद देखिए अब सेल के अंदर हम कौन से वर्क डन की बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करने वाले हैं। सेल के अंदर कौन से वर्क डन की बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल वर्क डन। सो देखिए वर्क डन आपका क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। आपने अगर पढ़ा हो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये आपने पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आपने पढ़ रखा है। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन बाय चार्ज के इक्वल होता है ना। तो अब यहाँ से अगर देखो W होगा तो V इंटू क्यू के इक्वल होगा ना, W किसके इक्वल होगा, V इंटू क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी तो मैं यही बोल रही हूँ, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए वर्क डन यहाँ पर कौन सा, इलेक्ट्रिकल है, वर्क डन यहाँ पर कौन सा, सेल के केस में इलेक्ट्रिकल है। अच्छा क्यू आपका क्या होता है, चार्ज, तो मैंने क्या लिखा, चार्ज। V आपका क्या होता है, पोटेंशियल, तो मैंने क्या लिखा, पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब उसके बाद यूजफुल वर्क डन, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है वो किसके इक्वल है, डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का डेल जी के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का डेल जी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए मेन चीज़ हमारे को पता करनी है कि चार्ज हमारा यहाँ पर क्या होगा और पोटेंशियल हमारा यहाँ पे क्या होगा। अब देखो चार्ज हमारा यहाँ पर क्या होगा, आपने दो हाफ सेल हमने पढ़े थे, एक जिंक का और एक कॉपर के लिए। हमने जो पीछे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा वो दो हाफ सेल से कंसिस्ट था, जिंक और कॉपर से कंसिस्ट था। तो आपका जो जिंक है वो किस में चेंज हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था। तो अगर मैं बोलूँ एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन हम एक जिंक की बात तो नहीं करते ना, पूरे मोल की टर्म्स में बात करते हैं। एटम इज़ वेरी स्मॉल, तो हम हर चीज़ को मोल की फॉर्म में लेते हैं। तो अगर 1 मोल की बात करूँ कि 1 मोल ऑफ द जिंक इज गिविंग हाउ मच इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 मोल ऑफ जिंक हमारे को कितना देगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिंक इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिंक जो लॉस करेगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपको चार्ज पता है कितना होता है, 1.62 × 10⁻⁻⁹ कोलम, यस और नो, है ना। लेकिन चार्ज ऑन 1 मोल हमें को तो 1 मोल ऑफ जिंक 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम 1 मोल्स की बात करेंगे। तो 1 मोल पे कितना चार्ज होगा, 1 मोल पे चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कोलम होता है, 1 मोल आपका कितना होता है 6.02 × 10⁻23, ये आपका 1 मोल की होता है। तो इसका आप सॉल्व करोगे तो आपका इतना आएगा 96500 कोलम्ब आएगा। इसका मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 96500 कोलम्ब आ गया। अब चार्ज ऑन 1
इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। तो इसलिए 1 फैराडे किसके इक्वल होगा, 96500 कूलम। एफ इज योर फैराडे, एफ इज योर फैराडे, ध्यान रखना आप। समझ आई ना आपको इतनी बात कि 1 मोल ऑफ जिंक आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो मुझे पता करना है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, ये हमें पता लगाना है। तो मैंने चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन देखा इतना होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम क्या करेंगे, जो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसको 1 मोल की मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 टू 10 के 23 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर -19, इतना कूलम चार्ज आ जाएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे बोलते हो, तो 1 फैराडे पे कितना चार्ज आ गया, इतना चार्ज आ गया। अब आपको जिंक कितने दे रहा था, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज आया तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 फैराडे। यस और नो, जिंक आपको कितना दे रहा था, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो पहले मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाल लिया, पहले मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे निकाल सकती हूँ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे चार्ज होगा। 2 फैराडे का मतलब क्या है, 1 फैराडे कितना होता है, 96500, 2 फैराडे होगा 2 × 96500। अगर आपका सिस्टम, जो भी आपका सेल है, वो जो भी आपका इलेक्ट्रोड है उसमें वो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, आपको क्या दे रहा हो, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो चार्ज क्या होगा, n फैराडे। भाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज देगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 फैराडे चार्ज देगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 3 फैराडे चार्ज देगा। अगर आपका इलेक्ट्रोड n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है तो द चार्ज विल बी योर n फैराडे, चार्ज आपका क्या होगा, n फैराडे। तो इसलिए मैंने चार्ज को क्या लिखा, n फैराडे। क्लियर आपको इतनी बात। उसके बाद देखो पोटेंशियल, सेल के अंदर हम सेल का पोटेंशियल को किससे डिटरमाइन कर रहे थे, ई सेल से बता रहे थे ना हम सेल के पोटेंशियल को। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल इज ई सेल। तो अब देखो -∆G इज इक्वल टू NF इंटू ई सेल होगा, ये माइनस वाली टर्म इधर ले आओ, माइनस वाली टर्म इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, ∆G इज इक्वल टू माइनस का NF इंटू ई सेल, इतना बन जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, ∆G0 माइनस NF इंटू ई नोट सेल, है ना भाई, स्टैंडर्ड ग्रिप्स एनर्जी का चेंज, और ई नोट सेल में हमारा स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर, तो वो ∆G0 आ जाएगा। अब हमारे को ∆G की वैल्यू भी पता चल गई, हमारे को ∆G0 की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, देखो ∆G इज इक्वल टू ∆G0 प्लस 2.303 RT log क्यू। इसको आप साइड पे लिख लो इस इक्वेशन को, ∆G इज इक्वल टू ∆G0 प्लस 2.303 RT log क्यू। इस इक्वेशन को आपने लिख लिया हुआ है ना, ओके। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो आपके ∆G और ∆G0 की वैल्यूज़ आई है ना, बस उसको इस इक्वेशन में आप रख दो। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का NFE, ∆G की वैल्यू माइनस का NFE सेल, फिर उसके बाद इक्वल टू क्या था, ∆G0 था, तो उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का NF इंटू ई नोट सेल, तो इसकी भी रख दी मैंने। फिर प्लस आपका क्या होगा, देखो 2.303 RT log क्यों, यही था ना, क्यों आपका क्या था, रिएक्शन क्वेश्चन था। तो इतना टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो, है ना। बस हमने ऊपर इक्वेशन में ये जो हमने निकाला है ∆G और ∆G0, वो हमने रखा है इक्वेशन, और अभी तक हमने इतना किया। अब उसके बाद देखिए क्यों आपका क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन। और अभी मैंने आपको बताया था योर रिएक्शन कांस्टेंट इज योर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो मैंने क्या किया, रिएक्शन क्वेश्चन की जगह क्या लिख दिया, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब देखो ये क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जो है, ये प्रोडक्ट का एक्टिव मास है, रिएक्टेंट का एक्टिव मास है। अभी मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में, ये प्रोडक्ट का एक्टिव मास है, ये रिएक्टेंट का एक्टिव मास है। अब देखिए यहाँ से NF और NF एक तरह से कॉमन आउट है हमारा, तो क्या मैं इस इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दूँ, क्या मैं इस इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दूँ, है ना, और पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और NF से डिवाइड कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। और NF से डिवाइड करा, NF से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, ई सेल, क्या बचेगा, ई सेल। और यहाँ पर क्या बचेगा, ई नोट सेल। यहाँ पर माइनस आ गया था आपका, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद अब 2.303 RT, यहाँ पर तो NF नहीं है ना, तो वो कहाँ जाएगा, डिवीज़न में जाएगा। तो 2.303 RT बाय NF log P बाय R। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, जब मेरे पास क्या हो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाए, ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। R की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब टेम्परेचर जब आपका 298 होगा,
मान के चलो कि अभी टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 298 गिवन है। अगर आपको टेम्परेचर कुछ और गिवन हो तो आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन मैं एक सिंपल 298 के लिए सॉल्व कर रही हूँ। जनरल इक्वेशन क्या आती है, जनरली हर क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, टेम्परेचर इज गिवन टू यू 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, इतना आपको टेम्परेचर दिया होता है। तो इसलिए हम 298 केल्विन एक स्टैंडर्ड मान के उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन निकाल रहे हैं। ओके अगर आपको टेम्परेचर कुछ और दिया हो तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो, यही वाली इक्वेशन आप यूज़ कर लो अगर आपको टेम्परेचर कुछ और दिया है तो, ठीक है। अगर आपको टेम्परेचर 298 दिया है तो आप ऐसे आगे सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो। तो क्या किया मैंने, 8.314 पुट किया आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू 298 पुट करी, एंड एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी 96500। अभी मैंने आपको पीछे निकाल के भी दिखाई है, एफ़ की वैल्यू आपको 1 फैराडे के ऊपर इतना चार्ज होता है, लॉग पी बाय आर। अब जब आप इस इतने को सॉल्व, एन देखो एन आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। जैसे जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन गेन लॉस करता था, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो गेन कर लेता था। आपको ध्यान हो तो, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से करा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा था, लॉस करा था, वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करा था, आपका कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन से निकल के गेन करा था। तो आपका एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। तो इस वाली टर्म को जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना, ये सारी वैल्यूज़ को आप पूरा सॉल्व करोगे, यू विल गेट 0.0591। आप कैलकुलेटर से निकाल कर देख सकते हैं, आपका यही आने वाला है 0.0591, और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आ गई ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग पी बाय आर। दिस इज़ योर नर्स्ट इक्वेशन। वैसे तो ये भी आपकी नर्स्ट इक्वेशन है, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जब टेम्परेचर 298 हो तो डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज़ कर लेना, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो तो इस इक्वेशन का यूज़ कर लेना। जनरली आपको 298 केल्विन ही दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। क्लियर आपको, तो ये हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। वैसे आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको क्लियर हो जाए कि ये आया कहाँ से है, सारा हमारा नर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आई है, क्या लिंक, किस चीज़ से इसका लिंक है, नहीं है। वैसे आपको बस इसी रिजल्ट को फाइनल को ध्यान रखना होगा, जो उसके बाद हमारे को इसी के बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व्स करने हैं। क्लियर आपको इतना, ठीक है। हम उसके आगे देखिए, नाउ दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन एक्टिव मास का मैंने आपको बताया था ना, एक्टिव मास पीछे हम पी बाय आर को मैं आपको क्या बता रही थी, एक्टिव मास बता रही थी। देखो पी को मैं क्या बता रही थी आपको, एक्टिव मास बता रही थी मैं आपको। प्रोडक्ट का जो भी रिएक्टेंट का हमने लिखा, दीज आर योर एक्टिव मासेस, है ना। सो अब देखिए, नाउ योर एक्टिव मास किसके इक्वल होता है, मोलर कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। मोलर कंसंट्रेशन इनटू योर एक्टिविटी कोफिशिएंट के इक्वल होता है आपका एक्टिव मास। मोलर कंसंट्रेशन इज योर मोलैरिटी, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद योर एक्टिविटी कोफिशिएंट। नाउ एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड इज ऑलवेज 1। ध्यान रखना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के। तो एक्टिव मास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन के। एक्टिव मास किसके इक्वल हो जाएगा, कंसंट्रेशन के। इसलिए हम इसको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी कोफिशिएंट तो क्या हो गया, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए क्या होता है, 1 होता है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए ये 1 हो गया, तो एक्टिव मास मोलैरिटी के इक्वल आ गया। मोलैरिटी इज योर कंसंट्रेशन टर्म, सो एक्टिव मास किसके इक्वल आ गया, आपका कंसंट्रेशन के इक्वल आ गया। सो आप जस्ट आपको यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। अगर कहीं लिखा मिले तो समझ जाना वो कॉन्सेंट्रेशन ही है, बिकॉज फॉर प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स योर एक्टिविटी कोफिशिएंट इज योर 1। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल निकल गया। तो अब देखिए, जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने आपको वही सारा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया पूरा आपको नर्स्ट इक्वेशन के बारे में, और ये यहाँ भी आपके सारी वही चीज़ लिखी हुई है आपकी। क्लियर आपको, ये इस जनरल इक्वेशन के लिए मैंने नर्स्ट इक्वेशन लिखी है। देखो ये हमारी इक्वेशन अगर जनरल हो, एम एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एम एस, तो ई रिडक्शन मतलब आपके यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि आपका ये देखो यहाँ पर जो आपकी मेटल है वो आयनिक फॉर्म में वो रिड्यूस्ड हो रही है ना, इसलिए रिडक्शन की बात हो रही है। सो ई रिडक्शन आपका इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, या 2.303 आर टी बाई एन एफ लो। ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है ना, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन बोलो, या 2.303 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लॉग कर दो। तो आपको क्या बनेगा, देखो एल एन क्या होता है, पी बाई आर होता है। प्रोडक्ट आपका क्या है, मेटल है आपका सॉलिड फॉर्म में, आपका रिएक्टेंट क्या है, एम एन पॉजिटिव, तो एम सॉलिड बाय एम एन पॉजिटिव। अभी आपको बताया कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन इज योर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, एम एन पॉजिटिव। सो ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591 बाय एन लॉग 1 बाय एम एन पॉजिटिव एक्वस। समझ में आई आपको इतनी बात।
ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक जनरल इक्वेशन आपकी वही जिंक कॉपर वाली सेल है, उसके लिए अगर आपको लिखनी है आपको नर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हाउ विल यू राइट दैट इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास ये सेल है Zn से Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। अच्छा देखिए ई नोट सेल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया लास्ट वीडियो में ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करना है। ई नोट सेल के फॉर्मूलेज भी मैंने आपको अलग अलग बताए हैं। एक तो आपको बताया है ई नोट कैथोड माइनस एनोड का पोटेंशियल माइनस करो, कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करो, है ना। और दूसरा मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल, ये भी मैंने आपको बताया था ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ योर रिडक्शन हाफ सेल, यस और नो, आपको बताई थी ये बात मैंने। अब देखिए उसके बाद Zn, आपको ये सेल गिवन है Zn से Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। अच्छा Zn हम एनोड और कैथोड की इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से। Zn से क्या जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस और नो, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस योर Cu, ये आपका होने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई, आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए आगे फाइनल इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे इसके लिए, लेट मी राइट ओवर हियर। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF होता है। एन की वैल्यू कितनी है 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन लॉस से गेन हो रहे थे, तो RT/2F लॉग प्रोडक्ट में आपका क्या है Zn2 पॉजिटिव, ये एक्वस में, ये सॉलिड, और ये भी आपका क्या है सॉलिड है, तो क्या बनेगा देखिए Zn2 पॉजिटिव एक्वस, कॉपर आपका सॉलिड, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, समझ में आपको आ रहा होगा मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कर रही हूँ मैं, बाय में योर Zn सॉलिड सॉरी इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। अब देखिए अब प्योर सॉलिड की हमने क्या करनी है, 1 करनी है, तो ये प्योर सॉलिड है इसकी 1, ये प्योर सॉलिड है इसकी 1, तो क्या बचेगा आपका ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/2F लॉग, सिर्फ क्या बचेगा ऊपर देखिए Zn2 पॉजिटिव एक्वस डिवाइडेड बाय यूआर कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, ये आपका बच जाएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होगी, ये जो कंसंट्रेशन है ना आपकी जिंक 2 पॉजिटिव की और यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव की, आपको जब ये सेल की इक्वेशन देगा ना यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख देगा, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सेल की इक्वेशन यहाँ ब्रैकेट में आपको मेंशन हो जाएगा, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अब ऐसे ही देखिए हमारे को ये बतानी हो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव से निकल, ठीक है, तो अब इसकी आप इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी, आपका है एल्युमिनियम से जा रहा है आपका एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, निकल 2 पॉजिटिव से निकल जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल बना रहा है, यही बनेंगी आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ वाली, दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ और डेट इज़ योर रिडक्शन हाफ, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइन इक्वेशन लिखने के लिए, ये जो नीचे वाली का मैंने कंबाइन इक्वेशन लिखी है उसके लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 3 है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करो, पहले क्या करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करो, ठीक है। सेम करोगे तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे तो क्या बचेगा देखो, what will you get 2Al प्लस इसको 3, ये तो कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो आपके क्या हो चुके हैं कैंसिल हो चुके हैं, तो अब देखो 2Al प्लस लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो, राइट में राइट ऐड करो, 2Al प्लस 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, 3Ni प्लस 2, 2Al प्लस 3Ni प्लस 2, और यहाँ पर एरो में क्या हो जाएगा आपका, एरो में क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम प्लस 3 को 2 आगे 2, और यहाँ पे क्या आपका निकल इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस पूरी इक्वेशन का आपने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू भी यहाँ पर टोटल कितनी होगी 6, बिकॉज आपने 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गए। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 6 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF कर दो, या उधर जो मैंने आपको दूसरा बताया था 0.0591/n, n आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब लॉग प्रोडक्ट कर दो, बाय में क्या कर दो रिएक्टेंट कर दो। लॉग प्रोडक्ट बाय में क्या कर सकते हो आप रिएक्टेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन सी इजली। और आपका प्योर जो सॉलिड होगा उसकी 1 हो जाएगी, दैट इज़ ए प्योर सॉलिड, दैट इज़ ए प्योर सॉलिड। इन दोनों की क्या हो जाएगी 1, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी आपकी 1, बचेगा सिर्फ ये। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर आपको इतनी बात, आपको कैसे करना है सारा। ठीक है, तो बस आपको सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन हाफ की इक्वेशन लिख लो, रिडक्शन हाफ की इक्वेशन लिख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट से, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दो, फिर कंबाइंड इक्वेशन लिख दो। जो भी आपके मल्टीप्लाई करने करिए आपने, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो, राइट में राइट ऐड करो, कंबाइंड इक्वेशन लिखो, फिर अपनी लास्ट इक्वेशन बनाओ। एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल हुए थे वो करने हैं, 6 हो जाएगा। लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दो, और कॉफिशिएंट जो है वो ऊपर पावर में चले जाएंगे। और प्योर सॉलिड का ध्यान रखना, वो 1 हो जाएगी। प्योर सॉलिड के लिए क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर आपको इतनी बात। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट द 298 केल्विन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है, ये इक्वेशन आपको गिवन है कैडमियम टू कैडमियम 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है। ये सॉल्ट ब्रिज आपको पता ही है, निकल 2 पॉजिटिव से निकल आपको है, और इसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दिस। और आपको ये चीज़ देखिए क्या गिवन है, मुझे बताइए। रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। मैंने आपको बताया था जब भी चार्ज डिक्रीज हो रहा हो, यहाँ पे +2 से कितने में जा रहा है 0, यहाँ पे +2 में क्या जा रहा है 0, चार्ज इज गेटिंग डिक्रीज्ड, है ना। सो दैट इज़ योर रिडक्शन। तो आपको पोटेंशियल कौन से गिवन है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो पहले आप क्या करिए, अपनी इक्वेशन बनाइए। तो देखिए क्या हो रहा है आपका, कैडमियम आपको किस में जा रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जा रहा होगा, निकल 2 पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू दिस मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग टू दिस। सो CD से CD2 पॉजिटिव मैंने कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जा रहा होगा, निकल 2 पॉजिटिव निकल जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा होगा। ओके, नाउ एट दीज 2 इक्वेशंस, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल विद ईच अदर। तो बचेगा आपका कैडमियम प्लस निकल 2 पॉजिटिव एरो, कैडमियम 2 पॉजिटिव प्लस निकल। ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। ठीक है, चले आगे। उसके बाद हमें ये वैल्यूज तो हमारे को गिवन है, अब हम अपनी लगाते हैं नर्स्ट इक्वेशन। देखिए अब आपको टेम्परेचर कितना गिवन है 298, मतलब आपको वही वाली इक्वेशन यूज़ कर लेनी है जो हमने 298 को सॉल्व करने के बाद आई थी हमारी। कौन सी आई थी देखिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस का 0.0591/n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये आया था ना आपका, यही मैंने लिख ली। अब देखिए ई नोट सेल चाहिए सबसे पहले, तो ई नोट सेल चाहिए तो ई नोट सेल निकाल लो, क्या दिक्कत है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल निकाल लोगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका है, कैडमियम का, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन चाहिए, लेकिन गिवन इसका तो रिडक्शन है, दोनों का रिडक्शन गिवन है, लेकिन कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करोगे, आपको पता ही है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात पता है कि नहीं, जल्दी बताओ येस और नो, है ना। पीछे वाली वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो यू कैन गो टू दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब देखिए माइनस का 0.40 आपका रिडक्शन गिवन है, तो एक माइनस है, एक माइनस ये होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा पॉजिटिव 0.40 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल का रिडक्शन ही हो रहा है, उसका रिडक्शन ही गिवन है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.25। कितना आ जाएगा सॉल्व करके 0.40 माइनस का 0.25, दैट विल बी इक्वल टू 0.15 वोल्ट।
दैट विल बी इक्वल्स टू 0.15 वोल्ट। इतना क्लियर? ई नोट सेल आ गया है ना। उसके बाद एन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, 2 है, एन की वैल्यू होगी 2, ठीक है। और उसके बाद देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट अब लिखते हैं एक बार इसको, देखिए ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल आ गया 0.15 प्लस 0.0591 बाय एन लॉग। देखिए अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेयर इज योर इक्वेशन, दैट इज़ योर इक्वेशन, ठीक है। ए सपोज कर लीजिए इस इक्वेशन को। प्रोडक्ट में आपका क्या है, कैडमियम 2 पॉजिटिव, आपका कौन से स्टेट में होगा, एक्वस इनटू निकल, निकल आपका क्या होगा, प्योर सॉलिड फॉर्म में होगा, बाय रिएक्टेंट कैडमियम आपका सॉलिड फॉर्म में इनटू योर निकल 2 पॉजिटिव एक्वस। अब किसकी कंसंट्रेशन को 1 यूनिटी लोगे, इसकी और इसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी लोगे, है ना। तो क्या बचेगा आपका 0.15 प्लस 0.0591 बाय एन लॉग कैडमियम 2 पॉजिटिव बाय योर निकल 2 पॉजिटिव, एक्वस आप लगा लेना। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था आपको कंसंट्रेशन गिवन होंगी। कैडमियम 2 पॉजिटिव कितनी है, 1.0 मोलर, निकल 2 पॉजिटिव की है 2.0, ये है 1.0, ये है 2.0। बस पुट करो 0.15 प्लस 0.0591 बाय एन लॉग कैडमियम 2 पॉजिटिव कितने पुट करोगे जल्दी बताओ, 1.0 थी, 1.0 अब तो आप ऐसे स्क्वायर ही रख सकते हो, डिवाइड बाई 2.0, ये आपका होने वाला है। तो आगे कैसे करोगे, 0.15 प्लस 0.0591, एन की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी तो 2 पुट करो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे, मैंने आपको बताया ना ऊपर देखो इक्वेशन आपने लिखी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे, लॉग 1/2, है ना। अब मैं इसको log 2 भी कर सकती हूँ, कैसे करूँगी log 2, इसको यहाँ आगे माइनस कर दूँ, 0.0591/2 log 2। अब क्या करूँ, log 2 की वैल्यू रख दो, 0.15 माइनस का 0.0295 कर दिया मैंने, इसे डिवाइड कर दिया 2 से, इंटू 0.3010 इंटू 0.3010। Oh, I did a mistake here, sorry. E cell इक्वल टू ई नोट सेल, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, माइनस होता है ना हमारा ये, सॉरी फॉर डैट। ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल इक्वेशन क्या होती है, माइनस होती है ना, सो आई डिड ए मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर log 2 करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, बाय मिस्टेक मेरे से यहाँ पर पॉजिटिव लिखा गया और आगे वैसे ही चलता गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ओके। तो आप इसको ईजिली सॉल्व करके इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका ई सेल आ जाएगा। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है आपको, जो भी आंसर आएगा वोल्ट में आपका आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे आपको नॉन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। अब देखिए एक रिलेशन करते हैं हम, कौन सा, रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ईएमएफ के बीच में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप होता है आपका, देखिए हम ये रिएक्शन हम पढ़ रहे थे ना, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने 2 हाफ सेल की बात करी थी कि Zn से Zn2 पॉजिटिव एक हाफ सेल, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर दूसरा हाफ सेल। तो इसकी कंबाइंड सेल रिएक्शन क्या बन रही थी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अभी हमने पीछे नॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके लिए सॉल्व करी है ना, येस और नो, तो हमारा ये हो जाएगा। अब आप इसमें क्या देख रहे थे इसके अंदर आप कि आपका जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, आपका जिंक वाला इलेक्ट्रोड था एनोड के ऊपर, जिंक वाला इलेक्ट्रोड कहाँ था आपका, एनोड के ऊपर, जो कि कॉन्टीन्यूसली आपका Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था। ये आपके कहाँ जा रहे थे, सोल्यूशन में जा रहे थे, ये आपके आयंस कहाँ पे जा रहे थे, सोल्यूशन में जा रहे थे। और उधर से क्या हो रहा था, सोल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव कम हो रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा था। सोल्यूशन से क्या हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा था, निकल के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा था। तो मतलब एक आपको क्या हो रहा था कि Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली सोल्यूशन में बढ़ती जा रही थी और कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो अच्छे से देखा है ना आपने, तो उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की होल वर्किंग जो भी हमने करी थी कि जो Zn है वो Zn2 पॉजिटिव
के फॉर्म में डिजोल्व हो रहा है, सोल्यूशन में जा रहा है, वहाँ पे सोल्यूशन में एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इधर से जो हमारा राइट हैंड साइड पे दूसरा हाफ सेल था उसमें से क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाया जा रहा था। तो अब क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि ये लॉन्ग लास्टिंग चलती रहेगी हमारे, ऐसा कुछ होता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेल काम करना क्या कर जाएगा, बंद कर जाएगा। एक टाइम क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कि हमारा सेल काम करने का बंद कर जाएगा। ठीक है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स बिकम जीरो देन द इक्विलिब्रियम विल सेट अप। जब दो हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा ना, वो जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पर कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, है ना। वहाँ पे क्या हो जाएगी, कौन सी कंसंट्रेशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। क्या आपका जिंक वाला जो है उसका तो कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करे जा रहा है, कॉपर वाले का कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करे जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों की क्या हो जाएगी, सेम आपका पोटेंशियल हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए मैं ग्राफ की हेल्प से भी बता सकती हूँ मैं आपको। एक स्मॉल सा ग्राफ मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, देखिए ग्राफ में ड्रॉ किसके बीच में कर रही हूँ, आपका रिडक्शन पोटेंशियल और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, देखिए आपका जो जिंक है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, जिंक की हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और कॉपर 2 पॉजिटिव उधर से क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। कॉपर 2 पॉजिटिव उधर से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, दोनों का जो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। देखो मैं आपको कंसंट्रेशन को पोटेंशियल से कैसे रिलेट करूँ, आपको पता है कि जो आपका पोटेंशियल होता है वो कंसंट्रेशन से रिलेट होता है। अकॉर्डिंग टू नर्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया ही क्या है, ये तो बताया है ना कि कंसंट्रेशन चेंज होने से पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो आपकी जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ, जिसमें जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है सोल्यूशन में, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है उससे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो उसका पोटेंशियल ये बढ़ रहा है, और इधर से कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन से कम हो रहा है, तो ये आपकी क्या होगी, रिडक्शन हाफ वाली। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो डिक्रीज ही करते रह जाएंगे, है ना। कोई स्टेज ऐसी भी आएगी जहाँ पर दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज। अब दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे सेम हो गया, तो अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल अगर सेम आ गए तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो ई सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय योर एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आपका क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव इंटू Cu बाय Zn इंटू Cu2 पॉजिटिव, ये आएगा ना आपका। लेकिन ये प्योर सॉलिड है, इनकी क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, इसलिए क्या लिखा मैंने, सिर्फ Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव। और आपका क्या, इतना ध्यान रखना, जो आपका क्या होगा यहाँ पर, ये इसको क्या बोल सकते हो आप, के भी बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हो। इक्विलिब्रियम पे बात करो ना, इक्विलिब्रियम पे आपका क्या होता है, जो आपका क्यू रिएक्शन कॉन्स्टेंट होता है ना, वो के इक्वल होता है। क्यू रिएक्शन कॉन्स्टेंट आपका किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जनरली हम क्या लिख रहे थे, लॉग क्यू लिख रहे थे, आपको पता हो तो क्या लिख रहे थे हम, लॉग क्यू लिख रहे थे। तो आपको ध्यान रखना एट इक्विलिब्रियम क्यू किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है। सो आपको क्या बनेगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग, ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो आपको क्या बन जाएगा, ई नोट सेल इधर जाओगे तो पॉजिटिव हो गया, ई नोट सेल इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग के 0.25, क्योंकि 0.0591 बाय एन मैंने कब करा था, जब टेम्परेचर को मैं 298 केल्विन पुट करी थी, आपको याद होगा तो 298 पुट करी थी तो मैंने किया था। तो एट 225 इसको डिग्री सेल्सियस को मत भूलना। और अगर मैं इसको क्या लिखना चाहूँ, सिंपल लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको एल एन की फॉर्म में, तो क्या लिखूँगी, ई नोट सेल इक्वल टू RT बाय NF ln KC, क्योंकि लॉग कब लगाते हो, जब 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। तो आपका क्या होता है, 2.303 RT बाय NF log KC होता है ना। तो अगर मैं 2.303 नहीं लगा रही तो क्या लिखूँगी, RT बाय NF ln KC लिखूँगी। क्या लिखूँगी, RT बाय NF ln KC। और यहाँ से अगर मुझे क्या चाहिए, ln KC की वैल्यू चाहिए हो, तो इसको मैं NF को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूँ, NF इंटू ई नोट सेल। और अगर मुझे ln KC चाहिए हो तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास NF बाय RT ई नोट सेल। अगर मुझे लॉग
करना है, अगर मुझे लॉग करना है तो यहाँ पे क्या कर दूँगी 2.303 लॉग कर दूँगी, 2.303 लॉग कर दूँगी लॉग की फॉर्म में, वो क्या आ जाएगा NF/RT ई नॉट सेल, यस और नो, NF/RT ई नॉट सेल हो जाएगा। और आपका ये 2.303 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो आपकी लॉग KC की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग KC की वैल्यू क्या हो जाएगी NF/2.303 RT इंटू ई नॉट सेल, ये आपकी लॉग KC की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे क्या पूछे वो KC पूछे, अगर आपसे खाली KC पूछे तो KC आपका क्या होगा, लॉग उधर जाके क्या बनेगा एंटी लॉग, लॉग उधर जाके क्या बनेगा आपका एंटी लॉग, और वो हो जाएगा NF/2.303 RT इंटू योर ई नॉट सेल, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज़ योर फाइनल रिजल्ट। समझ में आया आपको इतना कि इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, ई सेल आपका 0 हो रहा है इक्विलिब्रियम पर, तो ई नॉट सेल माइनस का 0.0591/n log K हो जाएगा, KC लिख दो इसको, चलो तो KC कर दो इसको यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, इधर जाके पॉजिटिव हो गया ये, तो ई नॉट सेल की हमारा ये निकल गया कि एट 25, लेकिन 25 ना हो तो हम क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू RT/NF ln KC या 2.303 RT/NF log KC, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2.303 RT/NF log KC की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो बस मैंने इसको आगे जस्ट सॉल्व किया, ln KC निकाला, फिर ln KC को log में चेंज किया, फिर मैंने यहाँ से log KC की वैल्यू निकाली, फिर मुझे अगर KC चाहिए हो तो KC उधर जाके क्या बन जाएगा, ये आपका एंटी लॉग बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी मैं आपको, इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इस रिजल्ट को, इसको आपने अच्छे से नोट करना है, बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जो भी मैंने आपको आज करवाया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने किया है। न्यूमेरिकल्स इस पर पूछे जाते हैं बहुत, या तो नर्स्ट इक्वेशन पे 101% आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, या आपका जो आपका रिलेशन हमने किया इसके बेसिस पे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक रिलेशन हमने और किया, कौन सा किया, del G0 इक्वल टू NF इंटू ई नॉट सेल माइनस का NF इंटू ई नॉट सेल वाला, ये भी रिलेशन हमने किया है ना, del G0 इक्वल टू माइनस का NF इंटू ई नॉट सेल। अब देखो ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाली है, अभी ई नॉट सेल की वैल्यू आपने क्या निकाली है यहाँ पर, देखो अभी RT/NF ln KC या 2.303 RT/NF log KC, ये निकाली है ना अभी आपने ऊपर से ई नॉट सेल की वैल्यू, है ना। तो ई नॉट सेल की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ई नॉट सेल की जो ये वैल्यू, ये आपने रिलेशन पीछे मैं आपको समझाया कैसे आएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस का NF del G0 इक्वल टू माइनस का NF इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पुट करो 2.303 RT/NF log KC, NF से जाएगा NF, क्या रिलेशन निकल के आएगा, del G0 इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log KC, इंपॉर्टेंट वन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वन रिजल्ट, जो भी आज हमने किया डेट आर इंपॉर्टेंट वन रिजल्ट्स, del G0 इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। और एक रिजल्ट आपने ये कर लिया, ई नॉट सेल वाला कर लिया, ठीक है, और KC निकालना हो तो एंटी लॉग फॉर्म में कर लिया, ये आपको सब पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ये सब रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ भी डाउट रह रहा है, पॉज द वीडियो, गो बैक एंड सी अगेन एंड मेक द प्रॉपर नोट्स, ठीक है। अब तभी आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। जो भी आज हमने किया आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये वाला आज वाला टॉपिक, कोई डाउट रह गया है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं वीडियो को, या अपनी बुक में से आप जाइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए तो आपको वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया आपको आज की बात, ओके। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, सो प्लीज़ अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए, अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने, क्लियर, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, सो डैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर अ न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड, ठीक है, ओके, थैंक यू।